Hello everyone. Today we will be studying steps of research process. So firstly quantitative research process. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी होती क्या है। इसमें जो है हम डाटा को कलेक्ट करते हैं थ्रू न्यूमेरिकल फॉर्म। ठीक है, इसमें हम कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं किसको, न्यूमेरिकल डाटा को। और इसमें जो भी वेरिएबल होंगे आपके इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल, वो पहले से ही प्री सिलेक्टेड होंगे बाय द इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, और जो भी आप डाटा कलेक्ट करोगे उसको आप क्वांटिफाइड करोगे न्यूमेरिकल टर्म में। ठीक है, क्यों करते हैं ये सब? ताकि हम रिलेशनशिप जो है वो देख सके, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, अमंग द वेरिएबल्स। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। अब क्या क्या हम स्टेप फॉलो करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करने के लिए? इसमें आपके आ जाएंगे टोटल 15 स्टेप्स। सो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें स्टेप्स फॉलो होंगे। सबसे फर्स्ट हम करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो कोई भी हम स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी। ये जो है ये इनिशियल स्टेप है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आपने कोई रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो करंट नहीं ली है, कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, उसका कोई वर्थ नहीं है, तो आपकी जो रिसर्च स्टडी है वो वेस्ट जाएगी। ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो फॉर्मुलेट करना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, जो रिसर्चर है वो क्या करेगा, पहले एक ब्रॉड एरिया सिलेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसर्चर जो है वो इंटरेस्टेड है किसके ऊपर स्टडी करने में ऑन मॉर्निंग सिकनेस सिम्टम ऑफ एंटीनेटल मदर। ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस सिम्टम्स के ऊपर वो स्टडी करना चाहता है, एंटीनेटल मदर के ऊपर। अब ये क्या है, एक ब्रॉड ब्रॉड टॉपिक है, तो बड़ा टॉपिक है इसमें, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस सिम्टम्स जो हैं बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तब इसको क्या करेगा रिसर्चर, अब इसको डीलिमिट करेगा। डीलिमिट मतलब एक दायरा बनाएगा कि हाँ, जो ब्रॉड टॉपिक है उसमें से एक कोई स्पेसिफिक टॉपिक को सिलेक्ट करेगा। जैसे कि अब मॉर्निंग सिकनेस सिम्टम्स के ऊपर करना चाहता है, तो अब क्या करेगा, वो स्पेसिफिक टॉपिक किस तरीके से इसको डिलिमिट करेगा। अब क्या करेगा वो, इफेक्ट ऑफ जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस सिम्टम ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर अमंग एंटीनेटल मदर। अब क्या कर रहा है वो, अब सभी सिम्टम्स के ऊपर तो रिसर्च जो है वो नहीं कर सकता, तो उसने स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया। उसमें से भी क्या किया उसने सिलेक्ट, जैसे कि वो इफेक्ट देखेगा जिंजर का मॉर्निंग सिकनेस सिम्टम्स के ऊपर ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर अमंग एंटीनेटल मदर। तो उसने क्या किया, डिलिमिट कर दिया अपना ब्रॉड एरिया। ठीक, अब जब भी आप रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो फॉर्मुलेट करोगे, तब आपने क्या ध्यान रखना है, एक तो वो इजीली हो जाना चाहिए रिसर्च। जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने ली है, आपके पास उतने रिसोर्सेज भी होने चाहिए ताकि आप कंडक्ट कर सको स्टडी। ठीक है, फिर आप देखोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आगे अराइज हो सकती हैं जो आपके हिंडर करेंगी रिसर्च स्टडी कंडक्ट करने में। तो ये सब आपने क्या करना है, अपने माइंड में रखते हुए ही फॉर्मुलेट करनी है अपने रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपकी जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने फॉर्मुलेट कर ली, जो भी होगी आपके करंट टॉपिक के ऊपर, जो करंटली इशू चला होगा नर्सिंग प्रोफेशन में उसके रिगार्डिंग ली है आपने। ठीक है, आपने फॉर्मुलेट कर ली। उससे नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप आप क्या करोगे, उसके स्टडी ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे। अब ये ऑब्जेक्टिव बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वो आपको एक पाथ प्रोवाइड करते हैं, आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको पता हो कि आप पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी में करना क्या चाहते हो। ठीक है, आपका गोल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, और आप उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाओगे, ताकि एंड में आप अपने एम को फुलफिल कर सको। ठीक है, ये जो भी आप आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि आपने स्टडी क्या करना है अपने रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक, अब आपने क्या किया, स्टडी ऑब्जेक्टिव बना ले सेकंड स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप में रिव्यू करोगे लिटरेचर। रिव्यू क्यों करते हैं लिटरेचर, कि प्रीवियस इस टॉपिक के ऊपर कितनी स्टडी हुई हैं।
ठीक है, इसको चेक करने के लिए। फिर प्रीवियस जो भी स्टडी की होगी उसमें क्या-क्या कमियाँ रह रही हैं, क्या-क्या फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है ना? हम क्या-क्या जानते हैं, ऑलरेडी हमें पता है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, और क्या हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, लिटरेचर रिव्यू। अब हम कहाँ-कहाँ से उसको रिव्यू कर सकते हैं इस टॉपिक को? आप बुक्स से कर सकते हो, जर्नल्स के थ्रू, या रिसर्च रिपोर्ट्स के थ्रू, या कोई अनपब्लिश्ड थीसिस हैं उनके थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगज़ीन के थ्रू, या अभी करंटली जो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू भी आप रिव्यू कर सकते हो लिटरेचर। नेक्स्ट स्टेप है आपका फोर्थ स्टेप, डेवलपिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आप किस तरीके से बना सकते हो? जो भी एग्जिस्टिंग नर्सिंग थ्योरीज हैं उनको अपने रिसर्च स्टडी में अप्लाई करके आप क्या बना सकते हो, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जनरली जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है एज अ रोड मैप की तरह काम करता है, जिसमें जो भी आपने आइडियाज या कंसेप्ट सोचे हैं उनको आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, उसका एक स्ट्रक्चर बना सकते हो कि आपने अचीव क्या करना है अपनी रिसर्च स्टडी में। ठीक है, और आप कौन सी नर्सिंग थ्योरी अप्लाई करोगे ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का डिजाइन जो है वो सोच के रखा है अपनी रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने जो भी नर्सिंग थ्योरी है वो अप्लाई करनी है। क्यों, किस चीज के लिए अप्लाई करोगे आप? एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए। ठीक है, किस में हेल्प करेगा ये? अंडरस्टैंड करने में, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम आपने ली है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होता है, और एक एज अ गाइड की तरह काम करता है कि आपने किस तरीके से डेवलप करनी है अपनी रिसर्च स्टडी और एनालाइज करनी है अपनी रिसर्च। और ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है किस में हेल्प करेगा फर्दर? जो भी आप नेक्स्ट स्टेप में जैसे आप फॉर्मुलेट करोगे हाइपोथेसिस अजम्पशंस, तो उसके लिए भी ये हेल्प करता है। ठीक है, उसको फॉर्मुलेट करने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस एंड अजम्पशंस। अब हम हाइपोथेसिस क्यों फॉर्मुलेट करेंगे? इससे क्या है, एक हमें एक गाइडलाइन मिलती है कि हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं अपनी रिसर्च स्टडी से। क्योंकि हाइपोथेसिस क्या है, एक टेंटेटिव प्रेडिक्शन है, टेंटेटिव स्टेटमेंट है, जो हमारे जो भी हमने क्वेश्चन अराइज किए होते हैं अपनी रिसर्च में, तो उनका आंसर जो है वो सुजेस्ट करती है हाइपोथेसिस। सिंपल वर्ड में हम देखें तो ये क्या है, ये हमें बताती है कि हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे अपनी स्टडी से। ठीक है, अब जो भी हमने हाइपोथेसिस कोई टेंटेटिव स्टेटमेंट दी है, वो एट द एंड ऑफ द रिसर्च प्रोसेस वो इधर एक्सेप्ट भी हो सकती है या रिजेक्ट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, एक को रिलेशनल स्टडी कर रहे हैं, अल्कोहल इनटेक और इंसिडेंस ऑफ लीवर डिसीज। ठीक है, तो इसमें हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि अल्कोहलिक हैव हायर इंसिडेंस ऑफ लीवर डिसीज। इधर ये एक्सेप्टेड भी हो सकती है हाइपोथेसिस एट द एंड ऑफ रिसर्च प्रोसेस, या रिजेक्ट भी हो सकती है। बट नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्टिंग रिसर्च अप्रोच एंड डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन जो है एक सिस्टमिक प्लान होता है जिसके थ्रू हम रिसर्च क्वेश्चन के आंसर को ढूंढते हैं। अगर हम नॉर्मल वर्ड में बोलें तो रिसर्च डिजाइन जो है एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है रिसर्च स्टडी में, जिससे पता चलता है कि रिसर्चर क्या, कब, कहाँ, कैसे अपनी स्टडी को कंडक्ट करेगा। अब आप रिसर्च डिजाइन जो है वो एक्सपेरिमेंटल या नॉन एक्सपेरिमेंटल कोई भी चूज कर सकते हो अपने स्टडी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टेप है आपका स्पेसिफाइंग द पॉपुलेशन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने पॉपुलेशन को स्पेसिफाई करना है, पॉपुलेशन को बताना है कि हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं अपनी स्टडी में। पॉपुलेशन क्या होगी? एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें रिसर्चर जो है वो इंटरेस्टेड है अपनी स्टडी कंडक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, रिसर्चर स्टडी कंडक्ट कर रहा है ऑन प्रेवलेंस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन अमंग पेशेंट एडमिटेड इन इंटेंसिव केयर यूनिट। तो यहाँ पर पॉपुलेशन कौन सी होगी? सारे पेशेंट जो एडमिट होंगे इंटेंसिव केयर यूनिट में। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपिंग टूल फॉर डाटा कलेक्शन। अब हमने पॉपुलेशन को स्पेसिफाई कर लिया, उसके बाद हमारा टास्क होगा कि हम टूल डेवलप करें। टूल क्यों डेवलप करना जरूरी है? उसी के थ्रू तो हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो टूल जो है वो किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं?
थ्रू आपके रिसर्च डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है, एक्सपर्टीज कितना है रिसर्चर का, उसके अकॉर्डिंग जो है हम प्लान और डिजाइन करते हैं टूल, किसके लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए। अब रिसर्चर जो है स्टैंडर्डाइज टूल भी यूज कर सकता है या खुद अपना भी टूल को इस्टेब्लिश कर सकता है। उसको इसके साथ साथ उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को भी चेक करना जो है वो जरूरी होता है टूल की, ठीक है, जो जिसके लिए आपको बड़े ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, रिव्यू करना पड़ेगा, रेलिवेंट कंटेंट या एक्सपर्ट के सुजेशन भी लेने पड़ते हैं टूल को एक अच्छा टूल डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग इथिकल कंसिडरेशन। अब इथिकल कंसिडरेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ज़्यादातर जो भी रिसर्च होगी वो ह्यूमन के ऊपर होगी, ठीक है, तब उनके राइट, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उनका कंसेंट लेना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि उनको कोई हार्म ना हो, जो स्टडी सब्जेक्ट है उनको कोई हार्म ना हो, ठीक। देन आप एक तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट के थ्रू आप इथिकल कर सकते हो, या आप परमिशन ले सकते हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कि हाँ आप अपनी स्टडी को कंडक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो उसके लिए, और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके स्टडी पार्टिसिपेंट की। ये तो होगी आपकी इथिकल कंसिडरेशन। नेक्स्ट होगा आपका काम कंडक्टिंग पायलट स्टडी। जब आपने सब कुछ डिजाइन सिलेक्ट कर लिया, इथिकल कंसिडरेशन देख ली, पॉपुलेशन सिलेक्ट कर ली, तो फिर आप क्या करोगे, कंडक्ट करोगे पायलट स्टडी। अब पायलट स्टडी कंडक्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये स्मॉल स्केल आप एक टाइप का आप रिहर्सल कर रहे हो सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, और जिस जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर आप पायलट स्टडी कर रहे हो, अपने टूल को ट्राई कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी फाइनल जो एक्चुअल स्टडी आप करोगे उसका पार्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो पायलट स्टडी क्यों कंडक्ट करते हैं, ताकि एक तो फिजिबिलिटी पता चले स्टडी की, आपने जो भी मेथड यूज किए हैं उनको आप रिवाइज कर सको, ठीक है, और कोई मतलब जो भी आप टूल आपने यूज किया है उसकी कोई शॉर्टकट नहीं है उसमें, ठीक है, उन सभी को कंक्लूड करने के लिए आप क्या करते हो, पायलट स्टडी करते हो। अब अगर हम शॉर्ट वर्ड में बोले तो पायलट स्टडी क्या है, एक स्मॉल स्केल टाइप रिहर्सल है। फाइंड करेंगे कि कोई वीकनेस तो नहीं रही है आपकी स्टडी में। देन नेक्स्ट है सैंपल सिलेक्शन। उसके बाद आप क्या करोगे, अब आपने पॉपुलेशन को तो स्पेसिफाई कर दिया था, बट सभी जो जितनी भी पॉपुलेशन है उसके ऊपर आप क्या है कि नहीं कर सकते, स्टडी कंडक्ट नहीं कर सकते इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के ऊपर, तब आपको क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है कुछ पार्ट पॉपुलेशन का, उसको आप क्या बोलोगे, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट पॉपुलेशन, ठीक है। तो सैंपल क्या है, अब सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है बाय द रिसर्चर थ्रू प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के थ्रू, मतलब रैंडमाइज या नॉन रैंडमाइज सैम्पलिंग टेक्निक के थ्रू आप सैंपल सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अब सैंपल सिलेक्शन डिपेंड करती है कि आपकी नेचर, स्टडी का नेचर क्या है, आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है, मनी है या नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है, फिर रिसर्चर का नॉलेज कितना है पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, तो ये सभी इम्पैक्ट करते हैं आपके सैंपल सिलेक्शन के ऊपर, ठीक है। अब रिसर्चर को सैंपल भी वैसा सिलेक्ट करना है जो आपकी जो आपने पॉपुलेशन स्पेसिफाई की है उन सभी को रिप्रेजेंट कर सके, इस टाइप का आपने सैंपल सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डाटा कलेक्शन, ठीक है। ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का, क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो रिस्पोंडेंट के साथ, ठीक है, ताकि आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सको, जो भी आपने टॉपिक लिया है उसके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सको स्टडी सब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये केयरफुली प्लान होना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट भी केयरफुली करना जरूरी होता है, ठीक है। डाटा कलेक्शन के लिए आपको प्री प्लान, पहले से आपको प्लानिंग करके चलना पड़ता है कि आप जो भी आपने टूल टूल सिलेक्ट किए हैं उसको किस तरीके से आपने फॉर्मुलेट करना है, उसको अप्लाई करना है, ठीक है, किस तरीके से प्लानिंग, इसमें आपको पेशेंस भी बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स होना भी जरूरी है, ठीक है, और रिकॉर्डिंग स्किल्स का भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। डाटा को आप कलेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चनिंग के थ्रू कर सकते हो, इंटरव्यूइंग के थ्रू भी कर सकते हो, या ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू भी कर सकते हो। नेक्स्ट 13th स्टेप है आपका
फिर जब आपने डाटा को कलेक्ट कर लिया, फिर आप क्या करोगे, उसको प्रिपेयर करोगे किसके लिए, एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टूल है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, कोडिंग दी जाती है, ठीक है। जो भी आपने डाटा को कलेक्ट किया उसको एक कोड दिया जाता है इंफॉर्मेशन को, ताकि एरर जो है वो अवॉइड हो सके। अब आप कोडिंग जो है, जो भी डाटा कलेक्शन की कोडिंग जो है वो मैन्युअली भी कर सकते हो पेपर शीट के ऊपर, या एमएस एक्सेल सीट के ऊपर भी कर सकते हो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में, ठीक। उसके बाद आपने प्रिपेयर कर लिया डाटा एनालिसिस के लिए, ठीक है, एमएस एक्सेल में आपने प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, 14th स्टेप होगा आपका एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब इस स्टेप में क्या करोगे, जो भी आपने न्यूमेरिकल डाटा लिया है उसको ऑर्गेनाइज कर दोगे, ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस वाइज, ठीक है। किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो आप, थ्रू टेबल, ग्राफ, चार्ट के थ्रू, ठीक है, ताकि आपको इजी हो आगे डाटा को एनालाइज कर सको आप, जो भी डिस्क्रिप्टिव हो गए आपके, या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के थ्रू। अब डाटा को आप या तो मैनुअल खुद भी कैलकुलेशन के थ्रू एनालाइज कर सकते हो, या इसका एक सॉफ्टवेयर भी है, जैसे कि सॉफ्टवेयर भी है जो है आपका SPSS, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इसके थ्रू भी आप एनालाइज कर सकते हो। लास्ट स्टेप होगा आपका डाइसेमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग। जो भी आपने रिसर्च, आपकी जो भी रिसर्च फाइंडिंग आई, अब जब तक आपके ऑब्जेक्टिव तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक आप उसको, जो भी आपकी फाइंडिंग आई उसको आप डाइसेमिनेट मतलब कम्युनिकेट ना कर दो थ्रू राइटिंग रिसर्च थीसिस या आर्टिकल के थ्रू, या ओरल रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू, या कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू। जब तक आप उसको कम्युनिकेट ना कर पाओ तब तक आपके रिसर्च का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये थे सभी स्टेप आपके किसके, क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस के। टोटल हमने 15 स्टेप पढ़े। तो ये जो भी हमने स्टेप पढ़े, इनको जैसे हमने सीक्वेंस में पढ़ा उसी स्टेप में हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, और फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम रिसर्च जो है वो कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। सो क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है, जिसमें हम गैदर करते हैं पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंसेस, उनकी परसेप्शन कैसी है, उनका बिहेवियर क्या है, ठीक है। इसमें मेनली आंसर किया जाता है हाउ एंड व्हाई इंस्टेड ऑफ हाउ मैनी और हाउ मच, क्योंकि इसमें हम क्या है, वर्ड के थ्रू जो है वो एक्सपीरियंसेस को लेते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करते हैं और इनको एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो प्रोसेस होती है क्वालिटेटिव रिसर्च की, ये इतनी लेस फॉर्मली प्लान मतलब अनप्लान्ड होती है, ठीक है। प्लानिंग जो है वो हैंड इन हैंड मूव करती है, ओके। नेक्स्ट है इसके स्टेप्स क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस के। सबसे फर्स्ट स्टेप, जैसे हमने प्रीवियस क्वांटिटेटिव में पढ़ा है, तो इसमें भी क्या हम आइडेंटिफाई करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम एरिया कि किसमें हम इंटरेस्टेड हैं, कौन सा रिसर्च प्रॉब्लम एरिया जो है हम इंक्लूड करेंगे स्टडी के लिए। सबसे पहले तो हम ब्रॉडर एस्पेक्ट लेंगे, ब्रॉडर एरिया लेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, नैरो डाउन करेंगे, ठीक है, रिसर्च स्टडी कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप होगा फॉर्मुलेटिंग ब्रॉड स्टडी ऑब्जेक्टिव। इसमें हम ब्रॉड स्टडी ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है, एक गाइडलाइन की तरह काम करते हैं, बट इसमें हम प्लानिंग ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऐसे तो प्लान कर लेते हैं, बट जैसे जैसे रिसर्च नीड जो है वो बदलती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसर्च स्टडी। उसके नेक्स्ट स्टेप है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। वैसे इसका इतना मिनिमल यूज ही है इसमें, बट फिर भी हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे इसके रिगार्डिंग। अगर कोई प्रीवियस स्टडी हुई है, जो भी हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है, तो उसके रिगार्डिंग हम और ज्यादा लिटरेचर को रिव्यू करेंगे, ठीक है। हमें अंडरस्टैंडिंग मिल सके पर्टिकुलर फिनोमिना जो भी हम अपनी स्टडी के अंडर कंडक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि प्रायर इंफॉर्मेशन को हम और ज्यादा देख सके, अंडरस्टैंड कर सके, ताकि हम उसके रिगार्डिंग जो है वो फ्यूचर प्लानिंग आगे एग्जीक्यूट कर सके अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एंट्री इन रिसर्च साइटिंग। अब क्या करेंगे, इसमें रिसर्चर जो है वो इतना अवेयर नहीं होता है पॉपुलेशन या फिनोमिना के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली हम एग्जीक्यूट कर देते हैं कि एंट्री कर जाते हैं रिसर्च साइटिंग में। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, प्रायर परमिशन चाहिए होती है फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, ठीक है। जो भी लोग होंगे उनसे हमें अथॉरिटी से
क्या चाहिए होगी, परमिशन चाहिए होगी। ठीक है, तो एंट्री करके उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सिलेक्टिंग रिसर्च अप्रोच डिजाइन। अब हम क्या करेंगे, रिसर्च डिजाइन और अप्रोच हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एज अ ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना डिजाइन के अकॉर्डिंग फिर हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके का रिसर्च जो है वो आगे कंडक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उससे एक लेआउट, एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि रिसर्चर किस तरीके से आगे रिसर्च अपनी कंडक्ट करेगा। जैसे इसके अंडर कौन कौन से डिजाइन आ जाएंगे, जैसे फिनोमिनोलॉजिकल डिजाइन हो गया, इथनोग्राफिकल डिजाइन हो गया, ग्राउंड थ्योरी अप्रोच हो गया, केस स्टडी हो गया। सो वो डिपेंड करता है कि रिसर्चर ने एरिया कौन सा सिलेक्ट किया है जिसपे वो रिसर्च कंडक्ट करना चाहता है। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सिलेक्ट अ स्मॉल सैंपल। इसमें क्या है, स्मॉल सैंपल सिलेक्ट किया जाता है, मेनली 10 to 15 सब्जेक्ट ही इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एक सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल केस भी जो है वो इनफ होता है इसमें। ठीक है, 10 to 15 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इसमें जनरली स्मॉल साइज ही रखा जाता है। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्योंकि इसमें इन डेप्थ हमने एनालिसिस करना होता है, इन डेप्थ और क्वालिटी ऑफ डाटा चाहिए होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ना कि क्वांटिटी ऑफ डाटा। जैसे ही हमने सिलेक्ट कर लिया सैंपल, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस्टेब्लिशिंग इथिकल कंसिडरेशन सेम लाइक क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्योंकि हम ह्यूमन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो उनका कंसेंट लेना जरूरी है। ठीक है, ताकि उनके साथ जस्टिस हो, जो भी पार्टिसिपेंट है, ठीक है, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे। ठीक, तो ये सब ये हो जाएगा आपके 7th स्टेप में। नेक्स्ट होगा आपका 8th स्टेप, जिसमें हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे टूल फॉर डाटा कलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि टूल किस तरीके से फॉर्मुलेट करें। टूल इसमें जनरली सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड होता है। इसमें हम ओपन एंडेड जो है वो ज्यादा आइटम्स रखते हैं, ताकि इन डेप्थ हमें नॉलेज मिल सके, इन डेप्थ हम अंडरस्टैंड कर सके जो भी हम फिनोमिना को स्टडी करना चाहते हैं अपनी रिसर्च के थ्रू। ठीक है, तो इसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं थ्रू वीडियो टेपिंग हो गया, टेप रिकॉर्डिंग हो गया, या फोकस ग्रुप इंटरव्यू के थ्रू हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स के थ्रू, फील्ड नोट्स के थ्रू, ये सारे जो है हम डाटा कलेक्शन के लिए प्लानिंग करेंगे। देन नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन ये मोस्ट क्रूशियल और टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है। ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू लिया जाता है, ऑब्जर्वेशन की जाती है। ये इम्पोर्टेंट मेथड है क्वालिटेटिव स्टडी में, क्योंकि हमें इन डेप्थ जो है अंडरस्टैंडिंग करनी है। साथ साथ में तभी हमें कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगा जब हम अच्छी रैपर्ट बिल्ड करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस इसमें लेंगे, जो स्टडी सब्जेक्ट है उनको। ठीक है, तभी वो क्या है, खुल के हमें बताएंगे किसी भी फिनोमिना के रिगार्डिंग, किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। ओके, तो जैसे ही प्लानिंग कर ली, डाटा कलेक्शन कर लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ऑर्गेनाइज डाटा फॉर एनालिसिस। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमने डाटा को कलेक्ट किया है उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे थ्रू लिस्टिंग, कैटेगराइज करके उनको, कंपेयर करके उनको। ठीक है, ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस डाटा को इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, लार्ज डाटा को कलेक्ट किया होगा, फिर उसको हम इंटरप्रेट करेंगे, कोडिंग के थ्रू हो गया, नरेशन के थ्रू। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायसेमिनेट कर देंगे अपनी रिसर्च फाइंडिंग को। डायसेमिनेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेट करना, जैसे कि थीसिस के थ्रू, आर्टिकल के थ्रू। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो टोटल 12 स्टेप हमने पढ़े क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच में, और 15 स्टेप हमने पढ़े क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच में। दैट्स ऑल, थैंक यू।